बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, फिज़िक्स 10th क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 10 यानी कि पहला चैप्टर, उसका लेसन नंबर 2 आज हम पढ़ेंगे। जो चैप्टर था सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में, उसकी एग्जांपल है मोशन ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग। पेपर में ये सवाल इस तरह पूछता होता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन से क्या मुराद है। मैस और स्प्रिंग की एग्जांपल से, मैस जो स्प्रिंग के साथ अटैच है उसकी मिसाल के ज़रिए इसकी वजाहत करें। 3 मिसालें आपके सिलेबस में दी गई हैं। एक मैस अटैच टू अ स्प्रिंग है, नंबर 2 पेंडुलम है, नंबर 3 बॉल और बॉल का सिस्टम है। आज हम जो पढ़ेंगे वो मैस अटैच टू अ स्प्रिंग है। सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में हम कल पढ़ चुके हैं कि ऐसी मोशन होती है जिसमें ये दो शराइत पूरी हों कि उसका जो फोर्स होती है रीस्टोरिंग फोर्स, वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली पोर्शन हो और उसकी डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ हो। और दूसरी शर्त ये होती है कि एक्सलेरेशन जो है उसका वो डायरेक्टली पोर्शन हो डिस्प्लेसमेंट के, और उसकी डायरेक्शन जो है वो भी मीन पोजीशन की तरफ हो। तो ये कल इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन हुई थी। आज हम एग्जाम्पल की मदद से वजाहत करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की। ये देखें, मैंने एक स्प्रिंग के साथ एक बॉडी अटैच हुई हुई है यहाँ पर। इसको मैं यहाँ से फोर्स लगाता हूँ, खींच कर ए पर ऐसे छोड़ देता हूँ। ठीक है जी, यहाँ इसको ए का पर किया, इसको छोड़ दिया। जब इसको छोड़ दिया तो वो यहाँ वापस आया, यहाँ तक आएगा, फिर इधर जाएगा, ये ऐसे, फिर इधर 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 हरकत करेगा, वाइब्रेटरी मूवमेंट करेगा। एक मीन पोजीशन के गिर्द इधर और इधर ये दोनों फासले बराबर हैं। डिस्प्लेसमेंट है, ये भी एक्स है, ये भी जो बी है ये भी, ये फासला जो है ये एक्स के बराबर है, इसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो ये मूवमेंट जारी रहेगी। एक वक्त आएगा ये स्टॉप हो जाएगा क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से उसकी एनर्जी लूज़ हो जाएगी, और एक वक्त आएगा वो बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा। अब ये जो वाइब्रेटरी मोशन थी, हमने ये देखना है कि ये वाइब्रेटरी मोशन जो है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि नहीं है। सबसे पहले हम देखते हैं हुक्स लॉ। हुक एक साइंसदान का नाम था, उसने एक लॉ पेश किया। उसने ये बात बताई कि फोर्स जो होती है यहाँ पर, जो भी फोर्स होगी उसे रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। रीस्टोरिंग फोर्स क्या है, ये देखें, मैंने इसको खींच कर यहाँ से यहाँ तक लाया हूँ। अब जब इसको छोड़ूंगा तो ये फोर्स इसको वापस लेकर जा रही है, इसको असल पोजीशन की तरफ। वो फोर्स जो होती है उसे रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, ये अपनी असल हालत में इसको वापस लेकर जाती है। तो उसने ये कहा था कि जो रीस्टोरिंग फोर्स होती है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली पोर्शन होती है। डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली पोर्शन का क्या मतलब है कि जितना डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा, ये फासला जितना ज़्यादा करेंगे फोर्स भी ज़्यादा लगेगी। अगर मैं फोर्स ज़्यादा लगाऊंगा फासला ज़्यादा होगा, यानी एक मकदार को बढ़ाएंगे दूसरी बढ़ जाएगी। फोर्स ज़्यादा लगाई है, फासला भी ज़्यादा हो गया। इसको खींचा है, जितनी फोर्स है उतना फासला ज़्यादा हो जाएगा। और रीस्टोरिंग फोर्स इसको वापस लेकर जो जा रही है उसकी डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगी। मैं जहाँ मर्जी इसको छोड़ूंगा फिर ये वापस मीन पोजीशन की तरफ ही आएगा। अब ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करके यहाँ इक्वल का साइन लगाया है, तो ये बन जाएगा एफ इज इक्वल टू माइनस साइन पहले का मौजूद था, इसकी जगह साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट लगाया, तो ये के आ गया, के एक्स। अब अगर ये के की वैल्यू मैं निकालूंगा, एक्स इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो के इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एफ ओवर एक्स। इस के को हम कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। ये जो कांस्टेंट है, यहाँ चूँकि स्प्रिंग को हम खींच रहे थे तो स्प्रिंग का नाम दिया गया है स्प्रिंग कांस्टेंट का। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, ये स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग की सख्तपन को ज़ाहिर करता है। जितनी वैल्यू ज़्यादा होगी के की, स्प्रिंग उतना सख्त होगा। के की जितनी वैल्यू कम होगी, स्प्रिंग उतना नरम होगा। इसका यूनिट कैसे बनेगा, इसका एफ जो है ये न्यूटन में होगा और ये मीटर में होता है, तो इसका यूनिट बनेगा न्यूटन मीटर, यानी न्यूटन पर मीटर। तो ये इसका यूनिट होता है स्प्रिंग कांस्टेंट का। अच्छा जी, स्प्रिंग कांस्टेंट जो है ये के इज इक्वल टू माइनस एफ ओवर एक्स था। अब एफ जो है सेकंड लॉ ऑफ मोशन में आपने पढ़ा हुआ है कि एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, तो एफ की जगह पे मैं एम ए लगाऊंगा, क्योंकि ये पहले जो है ये ऐसे था माइनस एफ ओवर एक्स, और एफ की जगह पे मैंने एम ए लगा दिया, तो ये हो गया माइनस एम ए ओवर एक्स। अब ये ए की वैल्यू मैंने निकालनी है, ए को मैंने इधर ही पड़ा रहने दिया, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ये इधर आके डिवाइड हो गया, तो ये इस तरह बन जाएगा ए इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम और मल्टीप्लाई बाई एक्स। ये के ओवर एम जो है ये फिर एक कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट होता है, तो इसकी जगह पे जब कांस्टेंट लगाएंगे तो ये फिर साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ए डायरेक्टली पोर्शन माइनस एक्स। इसको जब मैं उल्ट करूँगा तो फिर ये आ जाएगा, ये कांस्टेंट लगाना पड़ता है साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करके। अगर कांस्टेंट हो उसको ख़त्म करके साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगा देते हैं। तो एक्सलेरेशन जो है ये डायरेक्टली पोर्शन है डिस्प्लेसमेंट के, और इसकी डायरेक्शन भी मीन पोजीशन की तरफ होती है। माइनस साइन ये शो कर रहा है कि जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है माइनस साइन उसके अपोजिट है। ठीक हो गया यहाँ तक। तो यही दो कंडीशन जो हैं अगर किसी चीज़ में हों, एक ये जैसे मैंने पहले बताया और एक ये दूसरी,
तो ये शो कर रही होती हैं कि ये जो मूवमेंट है, वाइब्रेशन है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ठीक है जी, ऑलरेडी हम इसकी डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। अब रीस्टोरिंग फोर्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि रीस्टोरिंग फोर्स जो है ये ऑब्जेक्ट किसी को पुल करती है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। मसलन स्प्रिंग को मैंने इधर खींचा है तो इसको फिर मीन पोजीशन की तरफ जो फोर्स लेकर जा रही है वो रीस्टोरिंग फोर्स है। और रीस्टोरिंग फोर्स जो है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के, जितनी ज़्यादा फोर्स होगी ये डिस्प्लेसमेंट भी उतना ज़्यादा होगा। अब स्प्रिंग की मिसाल में से ये मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, इसको अगर आप समझेंगे तो आप सारा सवाल अपने से भी लिख सकते हैं। मसलन ये देखें, जब मैंने इस स्प्रिंग को बॉडी को यहाँ से खींच कर एक पर खींच कर छोड़ा था तो ये वापस आई, यहाँ रुकी नहीं है बल्कि इनर्शिया की वजह से फिर वो बी तक गई, फिर वहाँ से वो इधर आएगी, इधर जाएगी, ये वाइब्रेशन ऐसे जारी रहेगी कुछ देर के लिए। अब ये जो डिस्टेंस जितना हमने डिस्प्लेसमेंट किया है ये एक्स से शो किया है, ये यहाँ बी आएगा, ये भी एक्स है, ये दोनों बराबर होंगे। वाइब्रेटरी मोशन में ये ज़रूरी होता है कि मीन पोजीशन से दोनों तरफ फासला बराबर होता है। अब जब देखें, पहले तो बॉडी जब रेस्ट में थी तो उस वक्त तो हर चीज़ ज़ीरो थी। आपने चार चीज़ें बतानी होती हैं इस पर। रीस्टोरिंग फोर्स जो है ये ज़ीरो है जब रेस्ट में है, इसकी स्पीड जो है ये ज़ीरो है, इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो है क्योंकि जब रेस्ट में थी। एक्सलेरेशन भी ज़ीरो होगा। ठीक है, क्यों ज़ीरो होगा? क्योंकि एक्सलेरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली पोर्शन है, डिस्प्लेसमेंट कम होगा, एक्सलेरेशन भी कम होगा, ये ज़ीरो होगा तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा, तो एक्सलेरेशन ज़ीरो हो जाएगा। अब जब मैं इसको ये यहाँ तक खींच कर छोड़ूंगा तो ये मूवमेंट करेगी। जब ये मूवमेंट करेगी तो उस वक्त क्या कंडीशन होगी कि जब मैं इसको इधर लेकर जा रहा हूँ, यहाँ जाकर बॉडी एक दफ़ा रुक गई है। जब बॉडी रुक जाए तो उसकी स्पीड ज़ीरो हो जाती है, तो ए के ऊपर इसकी स्पीड होगी ज़ीरो। वी से शो किया, वेलोसिटी और स्पीड को वी से शो किया जाता है। और जब जो है ये वापस आएगा तो यहाँ पर जब इसकी स्पीड, जब फोर्स इसको अंदर की तरफ खींचेगी, स्पीड मैक्स बढ़ती जा रही है, इधर जाके वी जब सेंटर में आएगा तो ये मैक्सिमम हो जाएगी। इस जगह पे चूँकि ये रेस्ट में था तो इसकी स्पीड ज़ीरो हो गई, लेकिन जब वो मीन पोजीशन पे आया तो उसकी स्पीड तेज़ हो गई है, मैक्सिमम हो गई है। ठीक है जी। दूसरी बात ये है कि जब वो यहाँ पर आया है तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू ज़ीरो होती है तो एक्स ए की वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। ये हम पढ़ चुके हैं कि ये कम होगी तो ये भी कम होगी, ये ज़ीरो होगी तो ये भी ज़ीरो हो जाएगी। तो एक्स यहाँ पर चूँकि जब आते हैं तो वहाँ ए भी ज़ीरो हो जाता है, और यहाँ पर आकर रिस्टोरिंग फोर्स भी ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स ने तो वापस मीन पोजीशन की तरफ लेकर जाना है, तो जब मीन पर पहुँचेगी तो ये ज़ीरो हो जाएगी। ये चार चीज़ें बड़ी अहम है, वेलोसिटी, एक्सलेरेशन, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, इन्हीं का तज़किरा करना है हमने हर जगह पे। अच्छा जी, ए पोजीशन पे क्या था, जब वी मैक्सिमम हुई है, एक्स भी मैक्सिमम हो गया है क्योंकि यहाँ मैक्सिमम फासला हो गया है। जब मैक्सिमम एक्स मैक्सिमम है तो ए भी मैक्सिमम होगा क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। और एफ जो है रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो भी यहाँ पे मैक्सिमम होगी, अंदर की तरफ इसको खींचेगी। यानी इस पोजीशन पे जो पॉइंट में वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं यहाँ उसका उलट है, या वी मैक्सिमम है या वी ज़ीरो है, या ए ज़ीरो है या ए मैक्सिमम है, या एक्स ज़ीरो है या एक्स मैक्सिमम है, या एफ़ ज़ीरो है या एफ़ मैक्सिमम है। ठीक है जी। अब इस फिगर पे गौर करें कि वी जो है ये मैक्सिमम थी यहाँ पे, जब इस तरफ हम जा रहे हैं तो ये ज़ीरो पे चली गई है। इसका मतलब है ये वी की वैल्यू इस तरफ जाने से कम हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, तभी ज़ीरो पे आई है नहीं। और एक्सलेरेशन जब यहाँ पे थे ज़ीरो पे था, यहाँ जाके मैक्सिमम हो गया। इसका मतलब है जब मूवमेंट इस तरफ होगी तो एक्सलेरेशन की वैल्यू बढ़ेगी। एक्सलेरेशन की वैल्यू जब ओ से ए की तरफ हम जाएंगे तो एक्सलेरेशन की वैल्यू बढ़ेगी और ए पर जाकर मैक्सिमम हो जाएगी। और एक्स जो है यहाँ ज़ीरो है और इधर जाके मैक्सिमम हो गया। जब इस तरफ मूव करेंगे तो एक्स की वैल्यू भी बढ़ेगी और इस पॉइंट पे जाके मैक्सिमम हो जाएगी। एफ़ यहाँ पे ज़ीरो था, जब इस तरफ जाएंगे एफ़ की वैल्यू भी बढ़ रही है। ठीक है जी। अगर मैं ये बताऊँ आपको, एक हेडिंग बना देता हूँ कि व्हेन बॉडी मूव्स फ्राम ओ टू ए, जब बॉडी जो है वो ओ टू ए या ओ टू बी और ओ टू ए एक ही बात है। अगर मैं ओ टू ए का बता दूंगा तो वही सेम होगा ओ टू बी के लिए। तो मूवमेंट ऑफ द मैस फ्राम ओ टू ए मेरा पहला हेडिंग बना कि पहला हेडिंग था कि मैस जब रेस्ट में था तो उस वक्त ये चारों चीज़ें ज़ीरो थी। एफ़ भी ज़ीरो था, वी भी ज़ीरो था, एक्स भी ज़ीरो था, ए भी ज़ीरो था। अब मैं कह रहा हूँ कि बॉडी जब बॉडी मूव करेगी ओ टू ए या ओ टू बी तो फिर क्या होगा, एफ़ जो है, पहले एफ़ के बारे में बता रहा हूँ, वो बढ़ रहा है, इंक्रीज़ करेगा। वी जो है वो डिक्रीज़ करेगा क्योंकि जब वो से ए की तरफ जाएंगे ये डिक्रीज़ कर रहा है। एक्सलेरेशन इंक्रीज़ कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज़ कर रहा है। ये चार वैल्यूज़ आपने बतानी है। ये मैंने वैल्यूज़ इसलिए लिख दी हैं, आपको समझ होगी, आप इंग्लिश में खुद भी लिख सकते हैं। मसलन मैं ये कहूँगा कि व्हेन बॉडी मूव्स फ्राम ओ टू ए द रीस्टोरिंग फोर्स इंक्रीजिंग, द स्पीड ऑफ द बॉडी डिक्रीजिंग, और एक्सलेरेशन ऑफ द बॉडी इज़ इंक्रीजिंग एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ आल्सो इंक्रीजिंग।
यानी वही स्टेटमेंट में आप बता सकते हैं। तो यही वहाँ बताना है, याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये पॉइंट याद हो जाएंगे आप खुद भी लिख सकते हैं। और अब ये आ जाएंगे जब बॉडी ए से ओ की तरफ मूव करती है फिर क्या होगा, इसका रिवर्स है कि जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ होगी, एक्सेलरेशन डिक्रीज़ होगा, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज़ होगा और फोर्स भी डिक्रीज़ होगी। उसका रिवर्स आपने बताना है। और जब बॉडी जो है वो ऊपर पहुंचेगी, वो इनर्शिया की वजह से, इनर्शिया का मतलब ये होता है कि ऐसी खसूसियत जिसकी वजह से बॉडी अपनी हालत, मोशन की हालत को बरकरार रखना चाहती है। पीछे से बॉडी हरकत में आ रही थी, अब वो यहाँ नहीं रुकेगी, वो अपनी हरकत को जारी रखेगी। इसे इनर्शिया कहते हैं। वो इनर्शिया की वजह से वो आगे बी तक आएगी फिर वापस जाएगी। ठीक है जी। अब जब वो ए पर हो तो फिर ये 4 कंडीशन बतानी है, या बी पर होगा तो फिर भी यही होंगी 4। तो जब वो ओ पर होगा तो फिर ये होगा। जब वो मूव कर रहा होगा तो फिर इधर से इधर, मसलन ये कम हो रही है, ये इधर कम हो रही है, ये इधर बढ़ रही है, ये इधर, ये इसके बारे में आपने बताना है। अब मैं कहूँगा मूवमेंट ऑफ मास फ्राम ओ टू ए टू ओ। ए टू ओ क्या होगा वो भी मैंने पहले बता दिया कि इसमें एफ जो है उसका रिवर्स होगा, डिक्रीज़ हो रहा होगा, वी इंक्रीज़ हो रहा होगा, ए इंक्रीजिंग है, एक्स डिक्रीजिंग है। और जब वो ऊपर होगा तो फिर ये चारों चीज़ें जो है वो ज़ीरो हो जाएंगी, सिवाय इसके जब मूवमेंट में हो तो वी मैक्सिमम हो जाएगी, बाकी चीज़ें ज़ीरो हो जाएंगी। तो इस सारी मूवमेंट से हमें ये पता चला कि जब डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाता है तो फोर्स भी बढ़ जाती है। जब डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये डायरेक्ट पोर्शन है, और जब डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाता है एक्सेलरेशन भी बढ़ जाता है। तो ये मूवमेंट जो है इस कंडीशन पर पूरी उतर रही है और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये 2 शराइत का होना ज़रूरी होता है। तो ये जो मूवमेंट का हमने करा के देखी है, कहाँ बढ़ रही है कहाँ कम हो रही है, तो वो यही पता चल रहा है डिस्प्लेसमेंट के बढ़ने से एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट के बढ़ने से फोर्स भी बढ़ रही है, उसके कम होने से ये भी कम हो रहा है, उसके कम होने से ये भी हो रहा है, उसकी डायरेक्शन भी मीन पोजीशन की तरफ है। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की मिसाल है। जब कोई मैस किसी स्प्रिंग के साथ अटैच हो तो उसकी जो मूवमेंट होगी वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। सिंपल, और जो इस बॉडी का जो मैस हो, अपना टाइम पीरियड होगा, वो इस फार्मूले से हम ज़ाहिर करेंगे जो किताब में दिया हुआ है, T कैपिटल = 2 पाई m/k। m मैस है, k स्प्रिंग कांस्टेंट है, पाई स्टैंडर्ड वैल्यू है, 3.14 होता है 22/7, और T कैपिटल से लिखा, आंसर सेकंडों में आएगा। ये टाइम पीरियड को शो करता है। यहाँ तक आज का आपका लेसन ख़त्म हो गया। किताब पर मैं आपको बताता हूँ कि आपने कितना सवाल आज तैयार करना। ये देखिए जी, मोशन ऑफ मैस अटैच टू अ स्प्रिंग, पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3, ये 2 पेज के बारे में आज हम डिस्कशन कर चुके हैं। यहाँ से लेकर आपने ये शक्लें भी बनेगी साथ, ये साथ साथ मैंने हाईलाइट भी किए हुए एरियाज़। ये रिस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन है। ये वाला हिस्सा है, इससे स्टूडेंट आमतौर पर भागते हैं कि ये कैसे याद किया जाए। उसके लिए मैंने आपको वो पेज के ऊपर हेडिंग बनवा दिए हैं, बता भी दिया क्या बताना है, वो सारा आपने करना है। यहाँ तक आज का आपका काम है।